ये लड़का केवल एक मूर्ख और दिखावा करने वाला है। एकदम अनपढ़ लड़का है। रत्ती भर भी समझ और कल्पनाशीलता नहीं है इसमें। पूरी तरह बकवास, बेवकूफ़ी। बड़ी मुश्किल हुई इसके बुक के 4 चैप्टर्स भी पढ़ने में। एक कवि होकर भूखे पेट रहने से अच्छा है एक डॉक्टर बनकर भूखे पेट रहो। मिस्टर जॉन, जाइए अपनी दवाइयों के पास, पिल्स के पास, लेकिन पोइट्री मत लिखिए। Hi there, hope you are doing fine. Welcome to Poem Prose, जहाँ आज हम मशहूर इंग्लिश पोएट जॉन कीट्स की लाइफ और वर्क्स के बारे में जानेंगे। इस वीडियो की कोशिश रहेगी कि आप जॉन कीट्स के बारे में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम पॉइंट्स कलेक्ट कर पाएँ, नोट्स भी ले सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगी कि पहले आप वीडियो को एक बार सुन लें, उसके बाद नोट्स लें। सेकेंडली, ये वीडियो आपको जॉन कीट्स की लाइफ की कहानी भी बताना चाहता है, क्योंकि जब आप जेन्युइनली अगर इंटरेस्टेड हो गए उनकी लाइफ में तो उनको आगे समझना बहुत आसान हो जाएगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जितने हो सके उतने पॉइंट्स डालने की कोशिश की है, ताकि आप सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, स्कूल लेवल टू यूजीसी नेट लेवल ज़्यादा से ज़्यादा कीट्स के बारे में चीज़ें कलेक्ट कर पाएँ, और एज अ बिगनर या फिर एडवांस लेवल पर भी ये वीडियो आपके लिए सूटेबल हो। जॉन कीट्स की लाइफ को डिटेल में जानने से पहले उनके बारे में कुछ की या बेसिक फैक्ट्स जान लेना ज़रूरी है। जॉन कीट्स इंग्लिश लैंग्वेज के सबसे फेमस और प्रोमिनेंट पोएट्स में से एक हैं। वो 19th सेंचुरी के रोमांटिक मूवमेंट से जुड़े हुए थे और रोमांटिक पोएट्स की यंगर जनरेशन या लेटर जनरेशन से बिलोंग करते हैं, पीबी शेले और लॉर्ड बायरन जैसे दूसरे पोएट्स के साथ। वो अपनी ओथ्स और लेटर्स के लिए सबसे ज़्यादा फेमस हैं। कीट्स ने अपनी एजुकेशन और ट्रेनिंग एक डॉक्टर या सर्जन बनने के लिए ली थी, लेकिन बाद में उन्होंने पोएट बनना चुना। वो शेक्सपियर के लिए नेगेटिव कैपेबिलिटी और विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए ईगोइस्टिकल सबलाइम जैसे फ्रेजेस या टर्म्स यूज़ करने के लिए भी जाने जाते हैं। उनकी प्रेमिका फैनी ब्राउन थी, जिनका उनकी पोइट्री पर भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। कीट्स को अपनी लाइफ के दौरान क्रिटिक्स का काफ़ी हार्श ट्रीटमेंट झेलना पड़ा, और कीट्स केवल 25 साल की उम्र में नहीं रहे। अपने पीछे वो केवल 54 पोएम्स छोड़कर गए, लेकिन वो पोएम्स काफ़ी थीं कीट्स को हमारे बीच आज भी ज़िंदा रखने के लिए। कीट्स इतने स्पेशल पोइट क्यों हैं? कीट्स की पोइट्री की पावर उनकी क्राफ्ट की इमेजरी और सेंशुअस अपील में है, क्योंकि उनकी पोएम सेंसेस को अपील करती हैं और उनमें बहुत विविड, साफ साफ इमेजरी होती है। वो विक्टोरियन एज में काफ़ी एडमायर्ड थे, यानी कि जो क्वीन विक्टोरिया का काल था उसमें कीट्स को काफ़ी वाइडली पढ़ा जाता था, और आज जो इनकी जो रेपुटेशन है वो वहीं से शुरू हुई थी। उन्होंने बड़े बड़े पोएट्स जैसे एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन और प्री रैफेलाइट जो पोएट्स थे उनको भी प्रभावित किया, और ऐसा कहा जाता है कि प्री रैफेलाइट से पहले वो ही सबसे पहले प्री रैफेलाइट थे। इनकी लाइफ के बारे में हम डिटेल में जानते हैं। जॉन कीट्स का जन्म मॉरगेट, लंदन में 31 अक्टूबर 1795 को हुआ था। उनके पेरेंट्स थॉमस और फ्रांसिस कीट्स थे। उनके पिता थॉमस कीट्स एक लिवरी स्टेबल मैनेजर थे, यानी अस्तबल की जो देखभाल करते हैं लोग, उनमें से एक थे, यानी बहुत हम्बल बैकग्राउंड था। कीट्स के 4 भाई बहन थे, जिनमें वो सबसे बड़े थे। उनके सिबलिंग्स का नाम था जॉर्ज, थॉमस, और एक बहन थी फ्रांसिस या फैनी मैरी। उनके पेरेंट्स कीट्स और उनके भाइयों को ईटॉन या हैरो जैसे बड़े और एलीट यानी ऊंचे स्कूल्स में भेजना चाहते थे, लेकिन फाइनेंशियली वो लोग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, इतने पैसे नहीं थे उनके पास। इसलिए कीट्स और उनके भाइयों को जॉन क्लार्क स्कूल, जो कि एनफील्ड में था, वहाँ पर भेजा गया। लेकिन ये स्कूल कई बड़े स्कूल से भी ज़्यादा लिबरल था, यानी खुला माहौल था। लोगों को, बच्चों को जो वो पढ़ना चाहते थे उसमें उनकी चॉइस थी, उनकी बात सुनी जाती थी। इसी में कीट्स ने क्लासिक्स यानी ग्रीक और रोमन जो वर्क्स थे लिटरेचर के, उनके प्रति और इतिहास यानी हिस्ट्री के प्रति एक इंटरेस्ट डेवलप कर लिया। कीट्स को एक बच्चे की तरह बड़ा ही लड़ाकू बताया जाता है। वो बहुत छोटी छोटी बातों पे बहुत लड़ने को उतारू हो जाते थे। हम सब की तरह ही कीट्स के भी दोस्त बने।
जॉन क्लार्क स्कूल के हेडमास्टर के बेटे चार्ल्स काउडन क्लार्क कीट्स के बहुत करीबी दोस्त बन गए और क्लार्क ने ही कीट्स को रिनाइजेंस लिटरेचर से इंट्रोड्यूस करवाया था। जो रिनाइजेंस के दौरान जो साहित्य लिखा गया था उससे इंट्रोड्यूस करवाया था उन्होंने कीट्स को। कीट्स ने टैसो, एक इटालियन राइटर है, एडमंड स्पेंसर जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत ही शुरुआती अच्छे पोइट्स में से एक है, शेक्सपियर से भी पहले टाइम के हैं, उनके वर्क्स, और जॉर्ज चैपमैन का ट्रांसलेशन पढ़ा। किसका? होमर के वर्क्स का। होमर के वर्क्स कौन कौन से हैं? द इलियड और द ओडिसी, ग्रीक लिटरेचर के बहुत प्रोमिनेंट वर्क्स हैं। और इससे हमें कीट्स पर शुरुआती इन्फ्लुएंस या प्रभाव किन चीज़ों का था, किन राइटर्स का था, ये पता चलता है। कीट्स की ज़िंदगी में दुख भी बहुत ही छोटी उम्र से ही आ गया था। जब कीट्स केवल 8 साल के थे तभी उनके पिता घोड़े से गिरकर नहीं रहे थे। 1810 में यानी 1810 में जब कीट्स 14 साल के थे तब उनकी माँ भी नहीं रही और चारों बच्चों की कस्टडी उनकी ग्रैंडमदर के हाथों आ गई। उनकी ग्रैंडमदर ने बच्चों के लिए 2 गार्जियंस को अपॉइंट किया जिनके नाम थे रिचर्ड एबी एंड जॉन सैंडल। इसी दौरान समानांतर में कीट्स का दिमाग जो था, बचपन में उन्हें लड़ाई करने का शौक़ था, लेकिन अब वो ज़्यादा सुलझे हुए बन गए। 13 साल की उम्र तक उन्होंने काफ़ी रीडिंग अच्छी कर ली थी अपनी, और 1810 की ऑटम में ही कीट्स ने क्लार्क स्कूल को छोड़ा और थॉमस हैमन नाम के एक सर्जन के साथ एज एन असिस्टेंट या इंटर्न जिसको हम कहते हैं, काम करने लगे। साल बाद यानी 1815 में कीट्स ने अपनी अप्रेंटिसशिप या फिर इंटर्नशिप ख़त्म की और गाइस हॉस्पिटल में एज अ ड्रेसर वो काम करने लगे। समझ लीजिए असिस्टेंट सर्जन जो होता है उसकी तरह। इस दौरान कीट्स काफ़ी सीरियस थे एक सर्जन बनने के बारे में और इसी प्रोफेशन को परस्यू करने के लिए वो 28 सेंट थॉमस स्ट्रीट साउथवर्क में रहने लगे। इस पॉइंट पर कीट्स को एक डिलेमा यानी द्वंद्व, एक कन्फ्यूजन भी फेस करनी पड़ी, क्योंकि उनकी जो पोइट्री राइटिंग थी जो कि वो करते रहते थे उसको वो कम टाइम दे पा रहे थे क्योंकि उन्हें अपनी मेडिकल प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा डेडिकेशन देना पड़ता था। कीट्स की पहली सर्वाइविंग पोएम, यानी कि जो पोएम उन्होंने लिखी हो बहुत इनिशियल डेज़ में और जो अभी तक है लोगों के सामने, खोई नहीं है, वो है एन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, जो कि उन्होंने 19 साल की उम्र में यानी 1814 में लिखी थी। कीट्स एम्बिशियस थे और ले हंट और लॉर्ड बायरन जैसे पोइट से इंस्पायर्ड थे। इसी दौरान कीट्स अपने लाइफ की एक बहुत ट्रबल जो कि अंत तक उनका पीछा नहीं छोड़ने वाली थी, जो थी फाइनेंशियल क्राइसिस, उससे भी जूझने लगे थे। 1816 में कीट्स काफ़ी डिप्रेशन झेल चुके थे इसको लेकर कि उन्हें लाइफ में करना क्या है, क्या वो एक पोएट बनना चाहते हैं, लेकिन अगर बनना चाहते हैं तो सर्जन की जॉब कैसे छोड़ दें। उसी साल उन्हें एपोथेकेरी लाइसेंस यानी डॉक्टरी का लाइसेंस भी मिल गया था, लेकिन कीट्स ने डिसाइड किया कि वो एक पोएट ही बनना चाहते हैं। उसकी पोइट्री और उसकी पब्लिकेशन के बारे में जानते हैं। कीट्स काफ़ी टाइम स्पेंड करते थे पोएटिक फॉर्म्स पे एक्सपेरिमेंट करने का। होता है ना, मिटाना, लिखना, ये सही बैठ रही है राइम, ये नहीं बैठ रही है। स्पेशली सोनेट के साथ वो काफ़ी एक्सपेरिमेंट करते थे। मई 1816 में उन्होंने अपनी सोनेट ओ सॉलिट्यूड पब्लिश करवाई थी के दोस्त ले हंट की मैगज़ीन द एग्जामिनर में। 1816 में उन्होंने टू माई ब्रदर्स नाम की पोएम भी लिखी थी और अपने बहुत उम्दा लेटर्स भी उन्होंने लिखना शुरू किया था मार्गेट नाम के एक शहर में जाने के बाद। अक्टूबर 1816 में कीट्स सामने से ले हंट से मिले। उनकी पोएम तो पब्लिश हुई थी एग्जामिनर में जो कि ले हंट की मैगज़ीन थी, लेकिन वो ले हंट से अब सामने से भी फेमिलियर हो गए और ले हंट लॉर्ड बायरन और शेले के भी क्लोज फ्रेंड थे। मार्च 1817 के अराउंड कीट्स की पोएम्स की फर्स्ट वॉल्यूम पब्लिश हुई थी और क्रिटिक्स ने उसको बहुत बुरी तरह क्रिटिसाइज़ किया था और वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। कीट्स के पब्लिशर्स चार्ल्स और जेम्स ऑलियर उससे शर्मिंदा थे और कीट्स ने इसी से अपने पब्लिशर्स को चेंज किया, टेलर और हेसी को, जो कि बहुत ही एनकरेजिंग थे कीट्स के काम के प्रति।
अब यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है। ये जो पब्लिशर है या पब्लिशिंग कंपनी जो है, हम उसे ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि आज जो मूवीज़ या टीवी शोज़ या वेब सीरीज़ बनती हैं उनके प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, तो प्रोड्यूसर्स में इस चीज़ की समझ होना कि सामने वाला आर्टिस्ट कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उस पे पैसे लगाना, उसको सपोर्ट करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। कीट्स के पहले पब्लिशर्स में वो समझ नहीं थी, वो उनके पुअर जो क्रिटिक्स ने उन्हें जजमेंट दिया था उससे डर गए और शर्मा गए। लेकिन टेलर और हेसी जो उनके नए पब्लिशर्स थे, उनमें ये समझ थी, इसीलिए कीट्स का टैलेंट आगे बढ़ पाया। तो आज जो हम शोज़ देखते हैं, जैसे कि एकता कपूर जो हमने नाम सुना होगा, जो कि सीरियल्स बनाती हैं और सास बहू वाले, वो भी एक प्रोड्यूसर है, लेकिन वो किस चीज़ को सपोर्ट करती हैं? इस टाइप के कंटेंट को। तो नया कंटेंट आ ही नहीं पा रहा था एक बहुत टाइम तक इंडियन टेलीविज़न पे। कीट्स को अगर उनके पब्लिशर्स का ही सपोर्ट नहीं मिलता तो शायद वो भी बहुत पहले ही सप्रेस हो जाते। वहाँ पर कीट्स अपने लॉयर, उनके पब्लिशर्स के लॉयर रिचर्ड वुडहाउस से भी मिले, जो कि उनके फ्रेंड बने और आगे चलकर उन्हें बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। हंट ने भी, यानी ले हंट ने अपना ऐसे 3 यंग पोइट्स भी पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने शेले, कीट्स और रेनॉल्ड्स नाम के एक पोइट थे उनको मेंशन किया था। साथ ही उन्होंने कीट्स की फेमस सोनेट ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर को भी पब्लिश किया था। हंट ने उनको थॉमस बार्न्स, चार्ल्स लैम जो कि बहुत फेमस एसेइस्ट हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, और जॉन हैमिल्टन रेनॉल्ड्स फेलो पोएट से इंट्रोड्यूस करवाया था। इसी दौरान कीट्स विलियम हेजलिट से भी मिले, जो कि उस ज़माने के एक बहुत पावरफुल लिटरेरी फिगर थे। कीट्स की फाइनेंशियल हार्डशिप के चलते हुए भी कीट्स ने अपने फ्रेंड्स को पैसा दिया, यानी उधार दिया, और अपने ब्रदर जॉर्ज को भी काफ़ी उधार दिया। इससे वो अपने ही डेट्स के इंटरेस्ट में दबते चले गए। इससे हमें कीट्स के सॉफ्ट और बहुत ही केयरिंग नेचर का पता चलता है, जो शायद अपने बारे में सोच ही नहीं पाता था, और एज अ पोइट वो इतने ज़्यादा डीपली सोचते थे हर चीज़ को कि फाइनेंशियल ट्रबल होते हुए भी उन्हें पैसा दे देना कोई बड़ी बात नहीं लगता था। इस दौरान कीट्स रेगुलरली ठंड यानी कोल्ड से सफ़र कर रहे थे, और इसी के चलते वो अपने ब्रदर्स के पास हेम्पस्टेड में शिफ्ट हो गए अप्रैल 1817 में। वहाँ पर उन्होंने अपने भाई टॉम की देखभाल करना शुरू किया, जो कि ट्यूबरक्लोसिस से सफ़र कर रहे थे। उनके साथ उनके भाई जॉर्ज कीट्स भी टॉम की देखभाल करते थे। उनका हाउस कोलरिज, एस.टी. कोलरिज, सैमुअल टेलर कोलरिज के हाउस के पास था। एस.टी. कोलरिज भी रोमांटिक पीरियड के बहुत बड़े पोइट हैं, जो कि फर्स्ट जनरेशन से बिलोंग करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ। इसने एक बार कोलरिज के साथ एक लॉन्ग वॉक भी ली थी। इसी दौरान कीट्स का इंट्रोडक्शन चार्ल्स अर्मिटेज ब्राउन और जेम्स राइस से हुआ। जून 1818 में कीट्स ने फैसला किया कि वो एक वॉकिंग टूर लेंगे स्कॉटलैंड, आयरलैंड और लेक डिस्ट्रिक्ट का अर्मिटेज ब्राउन के साथ। इन जुलाई 1818 कीट्स को ठंड और ज़्यादा लगी और वो वापस आ गए अपने ब्रदर टॉम की देखभाल करने, और इसी दौरान उन्हें खुद भी ट्यूबरक्लोसिस हो गया। 1 दिसंबर 1818 को टॉम नहीं रहे। उनके भाई जॉर्ज कीट्स और उनकी पत्नी, जॉर्ज कीट्स की पत्नी की भी मृत्यु ट्यूबरक्लोसिस से ही हुई थी। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि ट्यूबरक्लोसिस बहुत ही डेडली डिसीज़ थी इस पूरी फैमिली के लिए। दुख, लॉस, पेन और फाइनेंशियल क्राइसिस से भरी हुई ज़िंदगी में कीट्स की मदद हमेशा उनके दोस्तों ने की। कीट्स नए नए बने वेंटवर्थ प्लेस में शिफ्ट हुए, जो कि चार्ल्स अर्मिटेज ब्राउन का था। 1818 से 1819 जो ईयर था, वो कीट्स की लाइफ का सबसे प्रोडक्टिव और चमत्कारी साल साबित हुआ। इस टाइम तक कीट्स विलियम हेजलिट के लेक्चर्स और विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्क से काफ़ी प्रभावित हुए थे। साथ ही वो हर पोइट की तरह विलियम शेक्सपियर से भी काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड थे। उन्होंने इसी दौरान अपनी 6 ग्रेट ओड्स वेंटवर्थ प्लेस में लिखी। वो ओड्स हैं: ओड टू साइकी, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ओड ऑन मेलनकॉली, ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड टू ऑटम, ओड ऑन इंडोलेंस। ओड्स को कंप्लीट करने का साल 1819 था।
1819 और 1820 में इन्हें पब्लिश करवाया गया। कीट्स के हिसाब से उनका सबसे बड़ा इमेजिनेटिव अचीवमेंट एंडीमियन 1818 में पब्लिश हुआ था, जिसे जॉन गिब्सन लॉकहार्ट नाम के एक क्रिटिक ने बहुत बुरी तरह लताड़ा था, और उसी टाइम उन्होंने द कॉकनी स्कूल, फेमस जो टर्म है वो ले हंट, हैज़लिट और कीट्स के लिए दिया था। 1819 में कीट्स ने उनकी बहुत इम्पॉर्टेंट पोएम्स जैसे द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, ला बेले डेम सैंस मर्सी, हाइपरियन, लामिया और प्ले ओथो द ग्रेट भी लिखा, और ओथो द ग्रेट को 1950 से पहले परफॉर्म नहीं किया गया था। इनमें से कुछ पोएम्स को मैंने अपने चैनल पर कवर किया है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। कीट्स की रोमांटिक लाइफ के बारे में बात करें तो 1817 से 1820 के बीच में कीट्स दो लड़कियों से अट्रैक्ट हुए थे, इज़ाबेला जोन्स और फेनी ब्राउन। कीट्स इज़ाबेला से सेक्सुअली अट्रैक्टेड थे, लेकिन उन दोनों के बीच में कोई कमिटमेंट नहीं था। लेकिन कीट्स जब 1818 में सितंबर और नवंबर के बीच फ्रांसिस फेनी ब्राउन से मिले, जो कि केवल 18 साल की थी, तो उनका एक लाइफ लॉन्ग रोमांस उनके साथ शुरू हुआ। एनी ने भी अपने परिवार के कई सदस्यों को ट्यूबरक्लोसिस में ही खो दिया था। नवंबर 1818 में कीट्स और उनके बीच काफ़ी नज़दीकियाँ आ गई थीं। अप्रैल 1819 में फेनी भी वेंटवर्थ प्लेस आ गई अपनी मदर के साथ, जहाँ पर एक दूसरे को वो लोग रोज़ देख सकते थे और मिल सकते थे। वो दोनों साथ मिलकर कई बुक्स पढ़ते थे, जैसे दांते की डिवाइन कॉमेडी। कीट्स और फैनी बार बार शादी करने की बात करते थे, लेकिन बहुत प्रॉब्लम आ रही थी उन लोगों के बीच में, क्योंकि कीट्स फाइनेंशियली बहुत अनस्टेबल थे। कीट्स की फेमस पोएम ब्राइट स्टार भी फैनी के लिए ही लिखी गई है। कीट्स की मृत्यु। कीट्स 1820 में ट्यूबरक्लोसिस की चपेट में दिन पर दिन आते जा रहे थे, और इसी बीच उन्हें 2 लंग हेमरेजेस से को भी झेलना पड़ा, और उन्होंने कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा लिया था कि वो जल्दी ही और यंग एज पर ही मरने वाले हैं। ले हंट ने कुछ दिनों तक उनकी देखभाल की, और उसके बाद कीट्स ने डिसाइड किया कि एक वार्मर क्लाइमेट के लिए वो इटली मूव करें अपने फ्रेंड जोसेफ सेवर्न के साथ। लेकिन उस रास्ते में भी कई सारे ऑब्स्टेकल्स आए, सारे रोड़े आए, और कीट्स को इटली पहुंचते पहुंचते 14 नवंबर 1820 हो गया, यानी एक ठंड के माहौल में ही वो पहुँचे। और वहाँ पर कीट्स ने एक्सेप्ट कर लिया था कि अब जो लाइफ वो जी रहे हैं वो असल में मर ही चुके हैं, और बस वो जी रहे हैं यूं ही। कीट्स स्पेनिश स्टेप्स एक जगह है, वहाँ पर एक विला बना हुआ था, वहाँ पर मूव कर गए, जिसे आज हम शेले कीट्स मेमोरियल हाउस के नाम से जानते हैं। सेवर्न और डॉक्टर जेम्स क्लार्क एक थे, उन्होंने कीट्स की काफ़ी केयर करी, लेकिन कीट्स की हालत दिन पर दिन बदतर ही होती चली जा रही थी। कीट्स अपने ट्रीटमेंट की वजह से और ज़्यादा वीक हो गए, और उन्होंने अपनी डेथ से पहले वो काफ़ी ओपियम मांगते थे, जो कि उन्हें नहीं दिया गया। कीट्स रोम में 23 फरवरी 1821 को केवल 25 साल की उम्र में मर गए। उन्हें वहीं के प्रोटेस्टेंट सिमेट्री में दफना दिया गया। फेनी ब्राउन को उनकी मौत के बारे में लगभग 1 महीने बाद पता चला, और इसके बाद वो 6 साल तक मर्निंग में रहीं। कीट्स की मौत के 12 साल बाद कहीं जाकर फेनी ने मैरिज की। कीट्स के एपिटैफ पे, यानी उनकी जो कब्र का पत्थर है, उस पर लिखा हुआ है, हियर राइज वन हुज नेम वॉज रिटन वाटर। बी शेले ने अपनी फेमस 55 स्टैंजा की एलिजी एडोनिस कीट्स को याद करते हुए लिखी। ले हंट और दूसरे फ्रेंड्स ने क्वार्टरली रिव्यू, जो कि कीट्स का सबसे बड़ा क्रिटिक अखबार या मैगज़ीन था, उसे अटैक किया, ये बोलते हुए कि उनकी वजह से ही कहीं ना कहीं कीट्स की मौत हुई है, क्योंकि उनके वर्क्स को एक्सेप्टेंस न मिल पाने के कारण अंदर ही अंदर उन्हें एक सदमा बैठ गया था। कीट्स की रेपुटेशन आज हमारे बीच एज अ पोइट, उनकी 6 ग्रेट ओड्स, जिनमें से कि 2 ऑटम को एक परफेक्ट ओड या पोएम बोला जाता है, उस पर बनी हुई है, और कुछ एक पोएम जैसे ला बेले डेम सांस मर्सी उनकी अच्छी पोएम्स में से गिनी जाती हैं। कीट्स के लेटर्स भी बहुत फेमस है, और कई लोगों द्वारा उन्हें किसी भी इंग्लिश पोइट द्वारा लिखे गए बेस्ट लेटर्स में माना जाता है।
इन्हीं लेटर्स में कीट्स अपने कुछ फेमस टर्म्स और फ्रेजेस का मेंशन करते हैं पोएट और पोएट्री को लेकर। उनमें से कुछ टर्म है नेगेटिव कैपेबिलिटी, ईगोइस्टिकल सबलाइम, मेंशन ऑफ मैनी अपार्टमेंट्स और कैमेलियन पोएट। टी.एस. एलियट जैसे इम्पॉर्टेंट और बड़े क्रिटिक्स ने इन लेटर्स को बहुत ही इम्पॉर्टेंट कहा है। ऐसा भी कहा जाता है कि कीट्स के व्यूज़ पोइट्री पर उनकी खुद की पोइट्री से भी ज़्यादा सच्चे हैं और परमानेंट हैं। कीट्स पोइट के बारे में खुद क्या सोचते थे? वो कहते थे कि पोइट्स का खुद का कोई सेल्फ नहीं होता, खुद की एक पर्सनालिटी नहीं होती। वो सब कुछ होते हैं और उसी टाइम पर कुछ भी नहीं होते। उसका कोई कैरेक्टर नहीं होता एक पोइट का। और पोइट लाइट और शेड यानी धूप छाँव सभी को एंजॉय करता है। वर्चुअस फिलोसोफर जैसे कि प्लेटो और एरिस्टोटल को जो शॉक करता है वो पोइट को खुशी देता है और उसके प्लेजर का सोर्स होता है। आप देखेंगे कि प्लेटो, एरिस्टोटल और कितने ही फिलोसोफर्स हमेशा एक आंसर ढूंढने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं, लेकिन वो पोएट और एक आर्टिस्ट का माइंड ही होता है जो कि हमेशा डाउट्स में रहकर भी, हमेशा जीवन की पहेली को समझकर भी कुछ सुंदर निकाल कर लाता है। और उसके लिए आंसर्स जानना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लाइफ की ब्यूटी को देखना और उसके क्वेश्चंस में ही खुद को एंगेज रखना, ना एंगेज रखते हुए भी, यही पोइट का काम है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि यहाँ पर अपडेट्स मंडे टू फ्राइडे पोस्ट की जाती हैं। कमेंट कर बताएं आप और कौन से टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं। साथ ही फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपका एग्ज़ाम है तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योरसेल्फ।